हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। तो अपन लोग आज का पेपर स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला पेपर जो है वो 13 दिसंबर 2020 को हुआ था। ये पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो आपको ये बताना है गलत कौन सा है। तो इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेकंड ए कृषि जलवायु प्रदेश में चूरू डिस्ट्रिक्ट आता है, फोर्थ ए में करौली आता है, बट थर्ड ए के अंदर दौसा नहीं आता है। ठीक है, और ये कृषि जलवायु क्षेत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग। आप लोग ना ट्राई करना कि आज के आज ही ये वाला टॉपिक निपटा दो। आपके पास में ज्योग्राफी का मैटर तो होगा ही ना, जो राजस्थान की ज्योग्राफी पूछी जाती है, तो ये आई थी वहीं से टॉपिक आए हैं। अब देखो, कुछ कुछ टॉपिक है ना बहुत डिटेल में होते हैं। मैं ऐसे ही बड़बड़ करके आपको समझाऊंगी तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इससे बेटर है आप उस टॉपिक को खुद अपनी प्यारी प्यारी आंखों से देखो, है ना, आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगा। मैं इतना कर रही हूँ, थोड़ी मेहनत आप भी कर लो, है ना। सेकंड क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का गठन किस प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण के लिए हुआ था। तो जल प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण के लिए हुआ था। सेमण व लवण घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है। तो ये शुष्क प्रदेश में उगती है। निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात एवं राजस्थान राज्यों के मध्य का संयुक्त उपक्रम है। इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट है, नर्मदा नदी परियोजना। सामान्यतः राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि होती है, तो इसके अंदर ऑप्शन बी करेक्ट है। जून से सितंबर तक की जो अवधि होती है वो राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की होती है। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान में गिर गोवंश के बारे में असत्य है। आपको ये बताना है गलत कौन सा है। तो गलत ये है कि बेल को दौड़ खेल में उपयोग लिया जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके अलावा इसे अजमेर में पाला जाता है। इसे रेंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्भव सौराष्ट्र से हुआ है। तो ये तीनों करेक्ट है। नए मूल की जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती है, तो कोटा में नहीं पाई जाती है। इसके अलावा भरतपुर में, जयपुर में और अलवर में पाई जाती है। सोनो, पुरातन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र होता है ना, उसको भांबर कहते हैं, और जो नवीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र होता है ना, उसको खादर कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है भांबर क्या है और खादर क्या है, तो ध्यान रखना। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसके अंदर ऑप्शन, इसके अंदर एक सेकेंड, इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट में सी आएगा, सेकंड में डी, थर्ड में ए और फोर्थ में बी। अब अपन मिलान कर लेते हैं। तो देखो, जो भाखड़ा नागल परियोजना है वो दिगोद नहर से रिलेटेड है, तो फर्स्ट के अंदर डी हो गया, है ना। जो चंबल नदी है, सॉरी बच्चों, जो भाखड़ा नागल परियोजना है वो बिस्ट दोआब से रिलेटेड है ना। और जो चंबल परियोजना है वो दिगोद से, दिगोद नहर से। इसके अलावा जो व्यास परियोजना है वो व्यास सतलुज लिंग नहर से, है ना। और इसके अलावा इंदिरा गांधी परियोजना जो है वो जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि कौन किसके साथ में है ना। और ये सवाल पूछे जाते हैं, और जहाँ पे भी आपको सुमेलित कीजिए या रॉन्ग पूछा है, ध्यान रख से पढ़ना वो, तो क्योंकि क्या पता थोड़ा सा क्वेश्चन को स्विच करके थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके आपको नेक्स्ट पेपर में एज इट इज़ देखने को मिल जाए। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, आभानेरी बावड़ी की अवस्थिति निम्न में से किस जिले में है। तो आभानेरी से सवाल पहले भी अपन ने देख रखे हैं। आभानेरी जो है वो दौसा के अंदर है। मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो ये 1966 को हुई थी। बीकानेर का पहला कौन सा राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो सबसे पहले कल्याणमल ने स्वीकार की थी। हर्षद माता मंदिर एवं चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है। तो ये दौसा जिले में स्थित है, क्योंकि जो हर्षद माता का मंदिर है और चांद बावड़ी है ना वो आभानेरी में है। और आभानेरी कहाँ है, दौसा डिस्ट्रिक्ट में। देखो, एक अगर आपको एक इतनी सी बात पता होगी तो आप 2 नंबर ले गए। 9वां सवाल भी सही हो गया और 12वां सवाल भी सही हो गया, है ना। राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य है। तो आदर्श वाक्य चेरे वेती चेरैयते। ठीक है, निम्न में से जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो लूणी नदी की सहायक नदी है। राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर केंद्रीय भेड़ एवं ऊन शोध संस्थान अवस्थित है। तो ये अविका नगर टोंक में स्थित है। ठीक है, ये सवाल पहले भी आ चुका है। बीकानेरी नरमा एवं मालवी की किस्में है।
इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट है, कपास। कपास की किस्में हैं ये, नरमा और मालवी। तो हो सकता है अगली बार आपसे ऐसे पूछ ले कपास की कौन सी किस्में हैं और ऑप्शन बना के दे दे, है ना। तो बीकानेरी, नरमा और मालवी किसकी किस्में, कपास की, आप ध्यान रखना। राजस्थान की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के तहत आता है, तो इसके अंदर 61%। वालरा पद्धति जो कि पर्यावरणीय अवनयन का कारण है का एक प्रकार है, इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट है, कृषि। निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है, तो जो दक्षिणी भाग से गुजरती है वो कौन सी रेखा है, तो इसमें जो कर्क रेखा है वो आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कर्क रेखा जो है दक्षिणी भाग से गुजरती है। और जो कर्क रेखा है ना वो राजस्थान के ओनली 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। और आपसे अगर पूछे कि कर्क रेखा की लंबाई बताओ जो राजस्थान से गुजरती है ना, तो वो ओनली 26 किलोमीटर है। इसके अलावा राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बीसलपुर बांध स्थित है, तो जो बीसलपुर बांध है वो बनास नदी पर स्थित है। जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली भारत की ऐसी प्रणाली है, मतलब भारत की कौन सी प्रणाली थी, तो छठी प्रणाली थी। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो ये सवाई माधोपुर में स्थित है। बलवद विलास की रचना किसने की थी, तो ये सूर्यमल मिश्र ने की थी। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो सुमित्रा सिंह इसका करेक्ट आंसर है। सुमित्रा सिंह जो थी वो प्रथम महिला अध्यक्ष थी राजस्थान विधानसभा में। निम्नलिखित में से कौन डाबी में शहीद हुआ था, तो डाबी में शहीद हुए थे नानक भील। विकृत संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है, आगे ना शीतला अष्टमी आई थिंक कल पूछने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए होली के बाद में जो सबसे पहले अष्टमी आती है उसी को ही शीतलाष्टमी पूजी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा चैत्र कृष्ण अष्टमी को। निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव पड़ता है, तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट है, वागड़ी, क्योंकि वागड़ी जो बोली है वो डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है और डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र को वांगड़ क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। ढोला मारूरा दोहा का रचनाकार कौन था, तो कल्लोल जी थे। बढ़ार भोज किस अवसर पर रखा जाता है, जो बढ़ार भोज होता है वो विवाह के समय रखा जाता है। राजस्थान में गौरी देवी विद्या के लिए जानी जाती है ना। मांड गायन, जो गौरी देवी है कौन सी विद्या के लिए जानी जाती है, तो वो मांड गायन के लिए जानी जाती है। किस दुर्ग में जय बाण तोप स्थापित है, तो जयगढ़ दुर्ग में। याद हो तो अपन ने कल पढ़ा था, ऐसा दुर्ग घूमना है जहाँ पे ये सब चीज़ें हों, याद है विशेषता थी उस सवालों में, आपका आंसर पूछा था उसके अंदर जयगढ़ दुर्ग आंसर था। मुझे देखो आपको पढ़ाती हूँ फिर भी मुझे रिमेंबर रहता है, तो सोचो आप अगर पढ़ोगे अच्छे से तो आपको कितना याद रहेगा, है ना। नक्की झील कहाँ स्थित है, तो ये माउंट आबू में स्थित है। जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के समय में आई थी, तो मानसिंह प्रथम के शासक में आई थी। निम्नलिखित बोलियों में से कौन ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है, तो जो अहिरवाटी होती है ना वो इसकी उपबोली नहीं है। इसके अलावा तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल ये इसकी उपबोलियाँ हैं। अहीरवाटी जो है ना वो अहीर जाति के लोगों के द्वारा बोली जाती है और इसको और अहीर जाति का जो जाति के लोग जहाँ रहते हैं उस क्षेत्र को राठ बोलते हैं, तो इसलिए इस बोली को भी राठी भी बोल सकते हैं। और ये मुख्यतः कहाँ बोली जाती है अगर आपसे पूछे तो अलवर की जो बहरोड व मुंडावर तहसील है ना वहाँ पर ये अहीरवाटी बोली बोली जाती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है, तो इसके अंदर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बणी ठणी, क्योंकि बणी ठणी कोई चित्रकला का अंग नहीं है, जबकि ये तो खुद आपको पता होगा किशनगढ़ की बणी ठणी प्रसिद्ध है ना। बांधो और रंगो कला के लिए राजस्थान में कौन सा, एक सेकेंड, बांधो और रंगो कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जयपुर। किस वर्ष में सांबर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ था, तो 1869 में हुआ था। मैं हमेशा इसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ, 69 59 है ना, तो 1800 से आप ऐसे याद रख लो, अब मैंने बता दो दिया ना आपको। 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य के शासक का नाम बताइए, तो ऑप्शन बी बख्तावर सिंह। संयुक्त राजस्थान जो राजस्थान संघ में मेवाड़ के विलय से अस्तित्व में आया था उसका उद्घाटन किसने किया था, तो उसका उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने, है ना। और जयपुर शहर का वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था, तो विद्याधर भट्टाचार्य जो थे वो जयपुर शासक के वास्तुकार भी थे और नगर नियोजक भी थे। अब मेरी एक बात सुनो आप, ये पेपर तो चलो यहीं ख़त्म हो गया, नेक्स्ट पेपर पर नेक्स्ट वीडियो में देखने वाला है। आपसे मैंने इतनी बार बोला है कि आप अगर ये वाली सीरीज़ देख रहे हो तो
पहले पेपर से देखना शुरू करो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपको अभी लग रहा होगा, बट एक बात सुनो मेरी, आप लोग कहीं पे भी इतिहास के सवाल देखते हो या अलग से कला संस्कृति के सवाल देखते हो या अलग से ज्योग्राफी के सवाल देखते हो, आपने एक चीज़ नोटिस की है, इन पेपर के माध्यम से आपको सारे इंपॉर्टेंट सवाल मिक्सअप में मिल रहे हैं और पेपर में भी मिक्सअप ही आता है। अभी मान लो आपने इतिहास पढ़ लिया है ना, कला संस्कृति के सवाल फिर अलग से देखोगे, इतना टाइम है आप लोगों के पास में, ओनली 3 महीने हैं, ये याद रखना। और एक जगह लिख लेना कैलेंडर पे, कैलेंडर ले लो या अपने नोटबुक में एक पेपर पे लिख लो कितने दिन है, डेली के एक एक दिन काटते जाना। ऐसे नहीं कि आज 3 महीने बोल रहे हो तो मैं भी आपको 10 दिन बाद में 3 महीने ही बोलूँगी, है ना, दिन कम हो रहे हैं ना एक एक। तो अपने इसी टाइम को इतने अच्छे से स्मार्टली यूज़ करो कि हाँ सब कुछ हो जाए टाइम पे। ऐसा नहीं कि आप ये भी देख रहे हो, वो भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, आपको जो अच्छा लगे वो पढ़ो, वो करो, बट हाँ सेलेक्टिव मैटर, ठीक है। मैंने ऐसे टेलीग्राम पे ग्रुप देखे जहाँ पे मैटर की भरमार है, आप चाहो आप डाउनलोड करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरी राय यही है, एक चीज़ को फॉलो करना। अगर आप कोई गाइड पढ़ रहे हो, गाइड के बाद में अगर आपके अपने नोट्स हैं, 11th-12th के नोट्स हैं या फिर आपने कोई कोचिंग की है वहाँ के नोट्स हैं, तो वहीं तक ही रहना। कहीं पता चले आपने एंड में इतना सारा मैटर कलेक्ट कर लिया, आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा एंड में रिवीजन कहाँ से करें। ये गलतियाँ बहुत सारे बच्चे करते हैं, इसके भी नोट्स ले लिए, उसके भी ले लिए, वहाँ से भी पढ़ लिया, वहाँ से भी पढ़ लिया, एंड में रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। पेपर से 15 दिन पहले लगता है यार होगा या नहीं, मेरे को तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आया। तो वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो तब आएगा जब आप अपने नोट्स को, या आपने सोच लिया मुझे यहाँ से पढ़ना है तो यहीं से ही पढ़ना है, ठीक है, या इस गाइड से पढ़ना है तो इस गाइड से ही पढ़ना है, और उसको जब आप 4 बार 3 बार रिवाइज कर लोगे ना, तब लगेगा चलो मुझे कुछ तो याद है। समझ रहे हो मेरी बात? अभी आपको ये सब बातें लग रही होंगी, बट जब धीरे धीरे जब एग्ज़ाम का प्रेशर बिल्डअप होगा ना और एग्ज़ाम पास आने लगेगा, तो आपको ये बात सच लगने लगेगी, यार मैम ने बोला था, हमें पहले ही आगाह किया था कि ऐसा हो सकता है। तो अभी भी समझ जाओ, टाइम है बच्चों, आपको जहाँ से पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, 2 दिन लो, आराम से सेलेक्ट करो मैटर, बस इतना ही। उसके बाद में कोई कुछ भी डाले, कोई कुछ भी पढ़ ले, आपको अपने मैटर पे भरोसा होना चाहिए कि मेरा ये जो मटेरियल है ये सफिशिएंट है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। बस बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, और आई होप कि पढ़ाई ऑलरेडी बढ़िया चल रही होगी, और नहीं चल रही तो कोई बात नहीं, अभी टाइम में चल जाएगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। ये मुझे लगा कि आपसे शेयर करनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें पता है कब आती है, एक्सपीरियंस के साथ। जब हम लोग ये गलतियाँ करते हैं, हम लोग जब एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि हम लोग आपसे तो बड़े होंगे या आपसे छोटी भी है, तो क्या वो पेपर दे के जब समझ में आता है ना कि यार हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो शायद पेपर अच्छा हो जाता। तो बस इसीलिए आपको एक बता रही हूँ ये बात, कि जो गलतियाँ होती हैं ना, वो भी हमें बहुत कुछ सिखा देती है। गलतियों से सीखना ही अच्छी चीज़ होती है। अगर सेम गलतियाँ दोबारा दोहराओगे तो क्या मतलब रह जाएगा उसका, ये बताओ। और 1 महीना तो आप लास्ट का ऐसे रखना कि ओनली रिवीजन करना और ट्यूशन प्रैक्टिस करना है, ये नहीं कि उस टाइम पे भी आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। तो जैसे बोलूँ ट्राई करो वैसे ख़त्म करने की कोर्स को। अप्रैल एंड तक आपका पूरा कोर्स 100% फिनिश हो जाना चाहिए, क्योंकि तब तक नया सिलेबस भी आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कौन से टॉपिक ऐड हुए हैं, तो आप उनको भी पढ़ सकते हो। बस मेरी तरफ से आज के लिए आपके लिए यही बेस्ट एडवाइस थी, और बस बाय बाय, टेक केयर।